बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इन्नल्लाहि व इन्नल्लाहि राजिऊन। नाज़रीन, ये दुनिया एक पहेली की मानद है और हर शख्स यहाँ पर आता है, अपना किरदार अदा करता है। जैसा कि शेक्सपियर ने बोला है कि ये एक स्टेज है और हर शख्स का एक कैरेक्टर है, वो अपना काम पूरा करता है और उसके बाद इस दुनिया से चला जाता है। कल हमने देखा खबरों में, मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया जिसपे हमें पता चलता है कि मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इस जहाने फ़ानी से कूच कर गए हैं। ये खबर इतनी शॉकिंग थी, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान के लिए। आमिर लियाकत सिर्फ पाकिस्तान के स्टार नहीं थे, वो सिर्फ यहाँ के हीरो नहीं थे, बल्कि उन्होंने जितनी शोहरत, जितना नाम कमाया, मेरे ख्याल से शायद ही कोई शख्स उनके मुकाबले का इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद होगा। लेकिन उनके साथ क्या हुआ, उनकी जो निजी जिंदगी थी वो जितने तनाज़ात का शिकार रही, जिस तरह से वो डिप्रेशन में गए, कभी हमें वो गुनगुनाते हुए दिखाई देते थे, कभी वो हमें हंसते हुए, कभी वो हमें रोते हुए, कभी खिलते खिलखिलाते हुए, तो कभी मायूस होते हुए। जिंदगी के अपने उन्होंने आखिरी अयाम में बेहद डिप्रेशन देखा, बेहद मायूस हुए, बार बार वो सोशल मीडिया पर लोगों से बात करते हुए दिखाई दिए। कभी टिकटॉक्स बनाते रहे, कभी कुछ गानों पे गुनगुनाते रहे और कभी चीख चीख कर दुनिया को बताते रहे कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। ये एक शख्स का नाम नहीं है डॉक्टर आमिर लियाकत, मेरे ख्याल से ये एक पूरी दास्तान है और ये हम सबको सोचने की भी ज़रूरत है। दिल इस वक्त इतना बोझल है कि अल्फाज की भी कमी महसूस हो रही है, लेकिन अगर हम उनकी ज़िंदगी का जायज़ा लें तो फिर बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है कि कैसे एक शख्स, एक मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स जो अपने करियर का आगाज़ FM से करता है, उसके बाद टीवी पर एक निजी चैनल पर अपने करियर का आगाज, टीवी करियर का आगाज खबरनामे के जरिए करता है और फिर एक सिलसिला शुरू हो जाता है, एक तवील कड़ी से कड़ी जुड़ना शुरू हो जाती है। लोग इस शख्स के टैलेंट को सराहते हैं, इसको पसंद करते हैं, इससे मोहब्बत का इजहार करते हैं। अगर कहा जाए कि ये शख्स ट्रेंड सेटर रहा पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री में, तो ये हरगिज गलत नहीं होगा। आपने आलिम ऑनलाइन जो प्रोग्राम था, उससे पहले पाकिस्तान में इस नौयत का कोई प्रोग्राम नहीं होता था क्योंकि लोग झिझकते थे मजहबी सवालात सामने रखते हुए। आपने इस प्रोग्राम का आगाज किया और बेपनाह मकबूलियत हासिल की। उसके बाद रमजान ट्रांसमिशन को जो एक फेस्टिवल की हैसियत दी, रमजान ट्रांसमिशन के जरिए डॉक्टर आमिर लियाकत हर घर में पहुंच के, क्या बच्चा, क्या बड़ा, क्या बूढ़ा, हर उम्र का शख्स आपका फैन बना, हर उम्र के लोगों को आपने एंटरटेन किया। मैं कल भी देख रही थी जो आपके बहुत करीबी लोग, बहुत करीबी साथी, वसीम बदामी की भी इंटरव्यूज मैंने काफी देखे और वो उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की कि आमिर लियाकत को लोग मोहब्बत कर सकते हैं, उससे नफरत कर सकते हैं, लेकिन उसको वो इग्नोर नहीं कर सकते। और ये उनका खासा था कि वो जब तक मीडिया चैनल्स पर रहे, जब तक वो प्रोग्राम्स करते रहे, वो मकबूल रहे, शोहरत की बुलंदियों को इस शख्स ने छुआ। लेकिन फिर हमने इस शख्स का अरूज से जवाल भी देखा और एक टाइम आया कि जब आमिर लियाकत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कहा कि कोई चैनल मुझे काम देने को तैयार नहीं है। लोगों ने सवालिया निशान बनाना शुरू कर दिया उनकी जिंदगी को, उनकी निजी जिंदगी को। बहरहाल अब सहाफत में आप आए, सियासत में आप आए, इसके साथ साथ गेम शोज का जो एक ट्रेंड दोबारा से रखा तारिक अजीज साहब के बाद, दोबारा से आपने जान डाली उन गेम शोज में और फिर से एक मरतबा मकबूलियत और शोहरत की बुलंदियों को छुआ। लेकिन अपनी ये जिंदगी के आखिरी सालों में जो आपकी निजी जिंदगी थी, 3 शादियां की और जो खासकर आखिरी दानिया शाह के साथ जो अंजाम पाई, कुछ पिक्चर्स भी मैं चाहूंगी कि अगर साथ साथ हम लोग लगाते रहें आखिरी दिनों की। ये कुछ अपनी गैदरिंग में बैठे हुए हैं, रिसेंटली बड़ा खुश दिखाई दे रहे थे दानिया के साथ, दानिया को लेकर डिफरेंट टीवी चैनल्स पर भी गए, मुख्तलिफ इंटरव्यूज भी दिए, अपने जिंदगी के जो सफर थे उससे मुतालिक भी सब बात करते रहे। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि मामलात खराब होना शुरू हो गए। हमने देखा कि थोड़ा सा जो मियाँ बीवी की जो प्राइवेसी होती है उसको ब्रीच किया गया दानिया की जानिब से, जिसको डॉक्टर आमिर लियाकत साहब सह ना सके। और अगर हम उनके फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स का जायजा लें अगर, तो हमें साफ तौर पर नजर आता है कि वो कितनी मायूसी में थे, कितने डिप्रेशन में थे, कितनी एंजाइटी में थे। जरा आपको एक वीडियो दिखाती हूँ मैं आपको। लेकिन जो मुझे
बरहना किया गया है। मैं अल्लाह की बारगाह में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तूने मुझे बरहना भेजा था और तेरा ही हक था कि मुझे बरहना देखिए कब्र में, लेकिन तेरा पर्दा पड़ा गया है, तेरी हुदूद में कोई दाखिल हुआ है और अब तुझे अपना जलवा दिखाना होगा। ये आपने वीडियो देखी है, वीडियो हम सब ने देखी, और जब ये वीडियोस पोस्ट हो रही थी तो आई मस्ट से कि तब भी बहुत सारे इल्जामात लगाए जा रहे थे लोगों की जानिब से, और आमिर लियाकत को तब भी कैश किया जा रहा था उन लोगों की जानिब से जो महज अपने व्यूज और लाइक बढ़ाने के लिए इल्जामात मुसलसल किसी इंसान पर लगाते हैं। ये सारी चीजें वो शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, दिल बर्दाश्ता हो रहे थे, जिसका वो एहसास बार बार लोगों को करवाना भी चाह रहे थे। अच्छा जी, अब फिर ट्विटर अकाउंट पर एक्टिव दिखाई दिए, इंस्टाग्राम पर एक्टिव दिखाई दिए, और जब ये वीडियो सारी शेयर हुई और डॉक्टर साहब बहुत दिल बर्दाश्ता हो गए तो 11 मई को उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ ट्वीट्स की जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वो कहते हैं कि मैं रज़ाए इलाही और खुशनुदी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर इज्जतों के मुहाफिज को गवाह बनाकर दानिया को माफ करता हूं और अल्लाह से मुल्तजी हूं कि वो भी उसे माफ फरमा दे। और दानिया को भी बार बार उन्होंने पैगाम भिजवाया और कहा इतने कि तुम वापस आ जाओ, तुम वापस आ जाओ। यहां तक कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तुम वापस आ जाओ, दोबारा से एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं। फिर उन्होंने एक और ट्वीट की और कहा कि यकीन कामिल के साथ इज्जत से खेलने और उसे खबर बनाकर चस्के लेने वालों के तमाम मामलात उसके सपुर्द करता हूं, जिसे ऊँघ आती है ना नींद, जो सरसराहटों को सुन लेता है और जिसे बनी इसराइल के उस बंदे की जिल्लत भी गवारा ना थी जो उसी का मुनकर था और सैयदना मूसा के पास छुपा था। मैं अदल नहीं फजल मांगता हूं। यानी कि यहाँ पर वो उन लोगों को भी केटर कर रहे हैं, उन लोगों से भी वो बात कर रहे हैं जो उन पर मुसलसल तनकीद किए जा रहे हैं, जो उनके डिप्रेशन को, उनके रोने को भी महज ड्रामा करार दे रहे हैं। ये एक सब फेज, एक मरहलावार, ये एक एपिसोड्स का किसका से सिलसिला चलता रहा। डेली वो कुछ ना कुछ अपने दिल का हाल बयान करते थे, सोशल मीडिया पर बात करते थे, अपना कैथारसिस करने की कोशिश कर रहे थे। कभी अपने बच्चों के लिए उनकी तस्वीर शेयर करते थे, कभी उनके लिए मैसेजेस करते थे, कभी अपनी पहली बेगम के हवाले से बात करते थे। एक और ट्वीट उन्होंने की सोशल मीडिया पर, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, और कहा कि दानिया हदूदुल्लाह में दाखिल हो गई, उसने अल्लाह की जानिब से ढका हर पर्दा फाड़ दिया, मियां बीवी की तन्हाई में भरोसे और यकीन की कुव्वत को ललकार दिया, उसने मेरा लिबास फाड़ दिया, तो मैं क्या उसका लिबास फाड़ दूं? मैंने माफ ना किया तो रब की माफी नामुमकिन है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको यह एहसास हो चुका था कि शायद वो नहीं रहेंगे। और अगर आप मुतवातिर सिलसिला फॉलो करें उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स का, तो वो देखे माफ भी कर गए अपनी तीनों बेगमात को, अल्लाह के सपुर्द मामले कर गए, बच्चों को दुआएं भी दे गए, और फिर मुसलसल एक बात हमने उनको आखिर में कहते हुए सुना कि मैं ये मुल्क छोड़कर जा रहा हूँ, मैं ये मुल्क छोड़कर जा रहा हूँ और मेरी आप तमाम लोगों से जान छूट जाएगी। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत साहब मुल्क नहीं बल्कि दुनिया ही छोड़कर चला जाएंगे। बहरहाल फिर 22 मई को डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने अपनी बेटी दुआ को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की, तस्वीर शेयर की और कहते हैं बड़ी प्यारी दुआ अपनी बेटी को लिखते हैं, फलो फूलो परवान चढ़ो, आगे बढ़ो, मनाजिर सर करो, चलती रहो, आंखें तर करो, तसादुम से बचो, कभी ना गिरो और कभी कभी हमसे भी मिला करो। दुआ अब मैं सो रहा हूं, बहुत दूर हूं मगर सालगिरह मुबारक बहुत करीब से। मेरे ख्याल से कि ये इस टाइम मैं भी एक थोड़ी सी जज्बाती कैफियत में आ गई हूँ और दिल फट जाने वाले ये वो सारे पैगामात हैं, वही सारे मैसेजेस हैं कि जब हम किसी भी शख्सियत का इतना उरूज देखते हैं, कोई सुपर स्टार होता है और वो अपने ज़वाल को जब जाता है, तो इसमें आखिर जिम्मेदार कौन होता है? क्या ये सोशल मीडिया की दुनिया इतनी ख़तरनाक है या ये वक्त बदल चुका है, या हम बेहिस हो चुके हैं कि किसी की निजी ज़िंदगी और किसी की ज़ाती ज़िंदगी में अगर कोई इंसान गलती कर बैठता है, आपको मैं कहती हूँ कि 100 तरह के इख्तलाफात अगर किसी की शख्सियत से हों, लेकिन हम पर ये हरगिज़ ये हमारा काम नहीं है कि हम उस पर इतनी तनकीद करें कि अगला शख्स दिल गिरफ्तार ही हो जाए। हाँ, दूसरों के ऐब पर से पर्दा हमें तब उठाना चाहिए जब हम खुद बेऐब हों। सबसे पहले तो हमें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। बहरहाल नाजेबा वीडियो वायरल होने के बाद डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की जो आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट थी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, वो भी देखते हैं। और कुछ तस्वीर उन्होंने एंड पर शेयर की अपनी तीनों बेगमात के हवाले से, और उन्होंने कहा कि तुम तीनों को अल्लाह अल्लाह ही पूछे। अच्छा जी, इसके साथ साथ जहां पर वो निजी जिंदगी में अपनी एक मायूसी का इजहार कर रहे थे, वहीं पर साथ साथ जो लोगों का रवैया या जो बैकलैश का सामना करना पड़ रहा था उससे बहुत मायूस थी। उनका कहना है कि मैंने इतनी
कितना कुछ इस मुल्क को दिया और बहुत सारी रमज़ान ट्रांसमिशंस उन्होंने की, और वो ये कहते थे कि मैंने उन ट्रांसमिशंस का बहुत लंबे अरसे तक मैंने कुछ भी नहीं लिया, कोई पेमेंट नहीं ली, कोई तनख्वाह नहीं ली, कुछ नहीं मांगा, लेकिन सिर्फ वो मैं अपने काम के लिए या वो अपने खुदा के लिए या लोगों के लिए वो मैं काम करता रहा। लेकिन इस मुल्क के लोगों पर क्या कुछ फर्ज नहीं है? इन्होंने रिटर्न में क्या दिया डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को? इट्स अ क्वेश्चन मार्क। वैसे भी जब कोई शख्स चला जाता है तो वो हमें अच्छा लगता है और शायद अच्छा बनने के लिए हमें मर के दिखाना पड़ता है। अच्छा जी, इसके साथ साथ हम आपको बताएं कि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर और क्या बातें की, इस हवाले से भी एक वीडियो में आपको दिखाती हूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ सबसे, जो मीम्स बना रहे हैं बनाइए, अच्छा लगता है मुझको। चलो आप खुश तो हो लेते हो, आपका धंधा तो चल जाता है, धंधा चला रहे हो ना अपना, धंधा चलाओ, मीम्स बनाओ, धंधा चलाओ, 4 पैसे घर में लेके जाओ, माँ को खिलाओ, रोटी खिलाओ माँ को, और बताओ माँ को कि माँ ये हराम काम करके मैं पैसे लाया हूँ। मीम्स बनाओ, दिल चाहता है मीम्स बनाने का, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो करता हूँ गलती से नहीं करता, सोच समझ के करता हूँ। ये पैगाम दिया डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने सोशल मीडिया को, लोगों को जो कि शायद खुदा बने हुए हैं या अपनी रेटिंग या अपने व्यूज बढ़ाने के लिए मुसलसल उनको कोई ऐसा शख्स चाहिए होता है जो जिसका कोई कुछ नजर आ जाए, आप उसके जरिए खुद शोहरत हासिल कर सके। तो आमिर लियाकत साहब की पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो खुद तो शोहरत की बुलंदियों पर थे ही, और लेकिन उनके साथ साथ जो लोग मुंसलिक थे, आपकी वजह से उनको भी बहुत शोहरत मिली। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ, इस दास्तान का अंजाम ऐसा ही क्यों हुआ। और बड़ी दुख की बात है कि हम हमारे जो लोग हैं उनकी कदर नहीं कर पाते, जो काम कर रहे होते हैं। आप देखिए कि जो उनके पास जो टैलेंट मौजूद था, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब कितने अच्छे मुकर्रर थे, कितने मतलब के जुमले अल्फाज ऐसे के खत्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। जब वो बोलते थे तो वो बोलते ही चले जाते थे। बहरहाल जब वो सारे इस डिप्रेशन के माहौल से गुजर रहे थे, मायूस थे बहुत ज्यादा, तो ऐसे में वो अनाउंसमेंट करते हैं कि मैं मुल्क छोड़कर चला जाऊंगा। उस वक्त वो क्या कहते हैं, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। आप ख्वाब में तशरीफ लाए, मैं उनका नाम आपके सामने लेना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि छोड़ दो इस पाकिस्तान को, चले जाओ यहाँ से। तो बस मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्द पाकिस्तान से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। आप लोगों से मेरी जान छूट जाएगी, फिर ना आपको कोई मीम बनाने वाला मिलेगा। जिस तरह मीम बनाया वहां से सारे मीमर्स को कभी बुरा नहीं, हंसता रहे, उसका मजाक उड़ाने, जिसका मजाक उड़ाने चाहते वो आपको नहीं मिलेगा। मैंने कभी मीमर्स को बुरा नहीं कहा, खुश रहते वो खुश रहे, वो मुझसे मजाक करते मैं उनसे मजाक करता हूँ। आमिर लियाकत हुसैन जा रहे हैं पाकिस्तान से हमेशा के लिए। कहां, किधर? मैंने अपने बच्चों को नहीं बचाया, सोचे मैं अपने बच्चों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। आमिर लियाकत हुसैन हमेशा के लिए जा रहा है पाकिस्तान से, लेकिन कहाँ जा रहा है ये शायद उनको खुद नहीं मालूम था कि वो पाकिस्तान से नहीं इस दुनिया से ही चले जाएंगे। बहरहाल आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए, वो हम में नहीं रहे। एक दास्तान का इख्तिताम हुआ, एक कहानी का अंजाम हुआ। इस वक्त हमारे न्यूज़ रिपोर्टर शफकत अजीज़ मौजूद हैं आमिर लियाकत साहब की रिहाइशगाह पर, उनसे बात करते हैं। शफकत, अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा इस वक्त यहाँ पर कौन कौन है और क्या मनाजिर हैं? जी, शफकत अजीज इस वक्त कराची में मौजूद हैं। शफकत, बताइएगा इस वक्त क्या मनाजिर है रिहाइशगाह के बाहर? नबिया, इस वक्त मैं डॉक्टर आमिर लियाकत के घर मौजूद हूँ। ये उनका आबाई घर है, यही बताया जा रहा है कि उनकी पैदाइश हुई थी। 2 भाई थे जो इसी मोहल्ले में पले बढ़े, और आमिर लियाकत का इंतकाल भी इसी बिल्डिंग में हुआ। यहाँ 6 फ्लैट हैं, 2 फ्लैट जो है वो आमिर लियाकत लोगों के ज़ेर इस्तेमाल थे, और बाकी जो फ्लैट्स हैं वो उनमें दीगर इनके पड़ोसी रहते थे। ये थोड़ा सा मैं आपको बिल्डिंग दिखा सकूँ तो ये मेन चुरंगी पर, ये ख़वादात कॉलोनी कश्मीर रोड के मेन चुरंगी पर ये बिल्डिंग वाक़या है।
3 मंजिला ये इमारत है। इसके फर्स्ट फ्लोर पे डॉक्टर आमिर लियाकत ने अपने एक छोटा सा स्टूडियो भी जो है वो बना रखा था, जहाँ पर वो अक्सर प्रोग्राम भी करते थे और प्रोग्राम के हवाले से लोगों से बातचीत भी करते थे। लोगों का मिलना जुलना भी जो है वो यही होता था। करोड़ों दिलों की जान थे और उनके चाहने वाले भी जो थे वो भी लाखों में थे। और सुबह का टाइम है, यहाँ पर आस्ता आस्ता जो है वो लोग आना शुरू हो गए हैं। बताया जा रहा है कि उनकी मैयत जो है वो इसी घर में लाई जाएगी और यहाँ से जो है वो अब्दुल्ला शाह गाजी ले जाई जाएगी, जहाँ पर उनकी नमाज जनाजा होगी। कब्र का एहतमाम जो है वो पहले ही हो चुका है। डॉक्टर आमिर लियाकत जब वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर थे तो उन्होंने अपने वालिद के पहलू में जो है वो के लिए जगह मुख्तस कर दी थी, उसकी पेमेंट कर दी थी। उनकी वालदा की भी कब्र जो है वो वहीं है और आज भी जो है उन्हें वहीं दफनाया जाएगा। जैसे नबी आपने कहा कि वो आखिरी दिनों में जो है वो बहुत जो है वो गमगीन थे। उनकी वीडियोस देख के हमें अंदाज़ा होता था कि वो काफ़ी दिल बर्दाश्ता हैं, ख़ासकर जो उनकी तीसरी शादी को लेकर इस वाक़े को और जो उसके बाद उनकी वीडियोस जो सामने इस वाक़े को लेकर वो काफ़ी दिल बर्दाश्ता थे। और हर वीडियो में उन्होंने इजहार किया इस बात का कि वो काफ़ी गमगीन है और उन्होंने जिनके साथ उनके साथ लोगों ने बुरा किया उन तमाम को वो जो है वो माफ़ भी करके गए हैं। तमाम वीडियोज़ में देखा जा सकता है। इस वक्त मैं उनके घर के बाहर मौजूद हूँ और उनके जो पड़ोसी हैं और उनके वकील हैं काजी जमशेद, एडवोकेट काजी जमशेद, जो उनके लॉयर भी हैं, उनके दोस्त भी हैं, बचपन के दोस्त भी हैं। उनसे बात करते हैं कि कैसे थे वो, किस तरह उन्होंने सियासत का आगाज़ किया। आपके पड़ोसी थे, आप बेहतर जानते हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जमशेद काजी है, मैं प्रोफेशनल हूँ। डॉक्टर साहब एक अच्छे आदमी थे, हमारी बिल्डिंग में रहते थे, बड़े कोऑपरेटिव थे और लोगों के साथ बड़ा ख्याल करते थे। वो इस इलाके के एक MNA भी थे और मोस्टली लोग उनके पास आते रहते थे और ये अपने मसाइल के लिए आते थे। तो वो बड़ा पॉपुलैरिटी लोगों से डील करते थे और मैंने उनको कई दफ़ा बेचारे वो एग्जॉस्ट होते थे, लेकिन आपको पता है उनके ऊपर उनका कोई फैमिली का प्रेशर था और ये सारे ऐसे प्रेशर थे जिसकी वजह से वो थोड़ा सा आउट ऑफ माइंड होते थे। लेकिन ये था कि बड़े कोऑपरेटिव थे, लोगों का ख्याल करते इस बिल्डिंग में और मेरा उनके साथ एक अच्छा था। 2-3 केसेस में मैंने बड़े प्रोसीड किए हैं, लेकिन बड़ा एक किस्म का मैन ऑल द वर्ल्ड एक किस्म का आदमी था और सही आदमी था, लर्नड किस्म का बंदा था। और इसके ज़्यादा मैं यही कहूँ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और उनके पास जो एम्प्लॉय थे और वो भी उनका भी बड़ा ख्याल करते थे और जितने भी बिल्डिंग में लोग थे उनके साथ उनका एटीट्यूड सही था, कोई ऐसा वो नहीं था, पोलाइट एटीट्यूड था। अच्छा, आखिरी दिनों में जब उनकी तबीयत ख़राब हुई तो आपसे कुछ रब्ता हुआ, कुछ उन्होंने बातें शेयर की आपसे? हाँ, मैंने कुछ अर्सा पहले उनको इस्लामाबाद में कॉल की थी, तो वो उस टाइम इस्लामाबाद में तो मुझे उन्होंने कहा वकील साहब मैं कराची आता हूँ, आपसे भी इंशाल्लाह बातचीत करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ उनका एक अच्छा एक रिलेशनशिप था, मेरे बड़े क्लोज थे, हम लोग आपस में डिस्कस करते थे और उनके कुछ आपस में कुछ प्रॉपर्टीज़ के मसले तो उसके ऊपर मैं उनसे बातचीत होती रहती थी। बहुत शुक्रिया। ये एडवोकेट जमशेद थे जो बता रहे थे कि उनकी ज़िंदगी कैसी थी, उनका जो ज़ाती नोयत की दोस्ती थी वो कैसी थी। मैं आपको ये मेन गेट दिखाता चलूँ। हमने सुना है, देखा भी है कि जो वफाकी वज़ीर होते हैं, MNAs MPs होते हैं, उनके बड़े बड़े बंगले होते हैं, लेकिन यहाँ कोई बंगला नहीं, 2 मंजिला बिल्डिंग है और जहाँ पर वो रिहाइश पजीर थे। बताया जा रहा है कि इस वक्त लाइट नहीं है। ये उनका, अगर मैं आपको कैमरा मैन नुमान आपको दिखा सके तो ये जिस कमरे में उनका कल इंतकाल हुआ वो ये कमरा है और इस कमरे को जो है पुलिस ने सील किया हुआ है, तो लिहाजा वहाँ जा नहीं सकते हैं क्योंकि इस बिल्डिंग में लाइट भी नहीं है। और कोशिश करते हैं कि कुछ और लोगों से ही बात करें। ये वो गली है, काफ़ी गंदगी भी है, यहाँ पर कचरा भी है। लगता नहीं है कि किसी जो है वो MNA का जो रुकने कौमी असम्बली है उसका ये घर है, लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कुछ और कोशिश करता हूँ कुछ और लोगों से बात कर लूँ। यहाँ पर उनके हमें जो है वो एक मुलाजिम भी नज़र आए थे, वो शायद दूर चले गए हैं। ये उनकी एक गाड़ी है जो जिस पे वो सफ़र करते थे, एक उनके पास गाड़ी है और ये गाड़ी बम प्रूफ है और आखिरी बार भी जो है उन्होंने इसी गाड़ी में ही सफ़र किया और यही गाड़ी जब वो कराची में होते थे तो यही गाड़ी उनके ज़ेर इस्तेमाल थी। ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर बताया जा रहा है उनकी 2 फ्लैट और कुछ दुकानें भी जो हैं वो डॉक्टर साहब की हैं, उनके भाई की हैं, उनके वालिद का नाम भी इस बिल्डिंग पर जो है वो मौजूद है। और साथ ही साथ जो यहाँ पर उनके पड़ोसी हैं, कुछ लोग कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, लेकिन वो ये ज़रूर कहते हैं कि डॉक्टर आमिर लियाकत जो है वो एक अच्छे इंसान थे। और जब आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपसे मैं जानना चाहूँ
चाहूंगी कि कल से कौन कौन यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आया है, ताजियत के लिए लोगों की आमद का सिलसिला जारी होगा। कमरे को तो लॉक किया, सील किया गया है पुलिस की जानिब से, लेकिन कौन कौन यहाँ पर ताजियत के लिए पहुंचा है मीडिया की जानिब से? कोई सियासी उनके जो दोस्त रहे, उनके साथी रहे, अभी तक यहाँ पर हमें कोई दिखाई नहीं दिया सिवाय उनके मुलाजिम के, आपने जैसे बताया। देखिए रबिया, यहाँ पर उनकी मैयत का ऐलान तो अभी थोड़ी देर पहले हुआ कि उनकी मैयत को यहाँ लाया जाएगा। इससे कल मीडिया के कुछ साथी आए थे, उनके जो रुकने सिंध असम्बली है जमाल सिद्दीकी, जो उनके करीबी दोस्त भी थे, वो भी यहाँ पर आए थे। डॉक्टर फारूक सत्तार जो है वो यहाँ पर आए थे। कल उनकी जो पहली अहलिया है बुशरा, उन्होंने एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट रखी है जिसमें कहा है कि वो ताज़ियत जो है वो यहाँ वसूल करेगी, उनके दोनों बच्चे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो इसके बाद जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर अभी टेंट लगाने का इंतजाम किया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर आमिर लियाकत की जो मैयत है वो यहीं लाई जाएगी और यहीं से जो है वो अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर। शफकत, बहुत शुक्रिया, आप आमिर लियाकत साहब की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद थे। आपसे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम में गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। साथ रहिए। वेलकम बैक, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं एक मरतबा फिर से। और हमारे न्यूज़ रिपोर्टर मेराज इस वक्त मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की जो तीसरी बीवी दानिया शाह, उनके घर के बाहर मौजूद हैं मेराज। और आपको मालूम है तमाम लोगों को कि दानिया की जानिब से खुला का केस दायर हो चुका था, लेकिन अभी उनकी इंतकाल के बाद, आमिर लियाकत साहब के इंतकाल के बाद दानिया की वीडियो सामने आती है और वो कह रही कि हमारे दरमियान बातचीत चल रही थी और सुलह का जो मामला था वो सुलह की जानिब बढ़ा था। बहरहाल दानिया की वालिदा का कहना है कि वो इस वक्त इद्दत में है, लेकिन सोशल मीडिया पर दानिया की एक वीडियो आई है। वो क्या कह रही है अपनी इस वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ। इंतकाल आ गए हैं तो मैं सबसे दरख्वास्त करती हूँ वज़ीर आला से, वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त करती हूँ कि मेरी मुलाकात करवाई जाए, आमिर से आखिरी मुलाकात करवाई जाए मेरी, और मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। मुझे सिक्योरिटी दी जाए, मेरी उनसे मुलाकात करवाई जाए। हमारी तो सुलह हो रही थी, हमारी तो सुलह हो रही थी। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे मुझे छोड़ के चले जाएंगे। यहाँ पर एक ये भी बात सोचने की कि अगर सुलह हो गई थी तो इस बात का जिक्र, चूँकि आमिर डॉक्टर साहब डेली सोशल मीडिया पर अपना सारे जो अपनी फीलिंग्स थी वो शेयर करते थे, लेकिन जो उनकी आखिरी पोस्ट थी उसके मुताबिक ऐसा हमें कहीं पर नहीं लगा कि सुलह की जानिब मामला चल रहे थे। अगर ऐसा होता तो वो अपना शायद मुल्क छोड़ने का जो उन्होंने एक बयान सामने दिया या जो बात की, शायद वो फिर उससे वापस आ जाते और वो शायद ये बात की तरफ इशारा कर चुके होते कि दानिया के साथ उनकी सुलह हो रही है, लेकिन किसी सोशल मीडिया अकाउंट से या उनकी किसी बातचीत से अंदाज़ा बहरहाल नहीं होता। गॉड नोज बेटर। मिराज हमारे न्यूज़ रिपोर्टर मौजूद हैं इस वक्त दानिया के घर के बाहर, तो मिराज ओवर टू यू, बताइए यहाँ पर क्या मनाजिर है। जी बिल्कुल, मैं मारूफ पर्सन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इसमें मौजूद हूँ। मेरे साथ उनकी खुशखबरी है, मैं इनसे बात करूँगा कि जब डॉक्टर आमिर लियाकत की वफात की खबर नशर हुई तो उनको कैसे पता लगा और इनका क्या कहना है कि चाहिए आपको कैसे पता लगा और आप क्या कहना बैठे हुए थे घड़ी ऐसे खिंचती पड़ी हुई और मोबाइल पे ना मेरे बेटे को बात आ गई है तो हमें हमने कहा, फिर हमने और देखा कि खबर चल रही है, हमें घबराहट शुरू हो गई, टेंशन, हमें रोने लग गए और कैसे हो गया 3-4 दिन तो मैं सुलह करता हूँ। मैं गाँव में आता हूँ तो अपनी बीवी को घर लेके जाना चाहता हूँ। आप ठीक है मिराज, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे दरखास्त करूंगी कि माइक जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि ऑडियो में थोड़ा सा कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप थोड़ा सा ज़रा अगर बेहतर तरीके से अगर माइक उन तक पहुंचा सकें ताकि हम क्लियरली उनकी बात, उनका मौक़िफ़ जो है हम भी जान सकें और हमारे जो ऑडियंस है वो भी जान सकें। जी मिराज।
जी बात कीजिएगा। जी जी तो हमें पता चला कि वो टेंशन और परेशानी हो, हम कह रहे थे आपस में तो 3-4 दिन हो गए बेटे की बात। मैं इसको लेने आ रहा हूँ, मुझे हो गया, हम दरगुजर करते हैं। अब अपनी दीदी को बहुत अच्छा रखूं, देखेंगे ऐसे तमाशा बना उन्होंने बनाया हुआ है। जब मेरी बेटी मेरे पास सारा मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन ये बात को नहीं बतानी, जैसे मैंने बताया तो अपनी मैं सुलह वाला मामला भी लो। हाँ मेराज, अब हम की वालिदा शायद सदमे में हैं या ठीक से बात नहीं कर पा रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या कहते हैं दानिया साहिबा, उनके घर वाले, कब आखिरी बार राब्ता हुआ डॉक्टर साहब की जानिब से, क्या बातचीत हुई? मैं चाहूँगी कि आप बताएं हमें। मैं अब आपके पास जी आ रही है। जी तो मैं ये बता बच्चे के मोबाइल से किसी ने बताया आप गए लोग परेशान और आपस में लगे किया तो देखा खबर चल रही थी, फिर भी हम आया, फिर जब दिखाया तो सच में ही आ गया, लोग ज्यादा परेशान हो गए। तो हमने ये सोचा 5 दिन पहले उन्होंने हमसे बात मेरे पास पड़ी, उन्होंने कहा था कि अम्मी आप जो करें मेरी भी मुझे दे, मैं लेके जाता हूँ। ये लोग तो ना खुश हैं ना तोड़ने में, लोगों का काम है बस गाड़ी रखना। मुझे दे, आप हम मेरे साथ सुलह करें, आप अम्मी। और उन्होंने कहा ऐसे खुफिया ही रखना। मिराज, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? अगर बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें बता रहे थे दानिया की वालिदा बात कर रही थी और वो कह रही थी कि मामला जो है वो सुलह सफाई की जानिब बढ़ रहा था, बाहर अफसुर्दा दिखाई दे रही थी। लेकिन यहाँ पर एक ये भी बात है कि जो सारी वीडियो लीक हुई, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, वो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के कमरे से लीक हुई। वो उनके रूम में उनकी प्राइवेसी को, उनकी पर्सनल लाइफ को ब्रीच किया गया और वो वीडियो फिर जिस तक भी पहुंची और जिसने भी वायरल की, मेरे ख्याल से हमें बहसियत कौम, बहसियत इंसान, हमें अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है कि क्या किसी इंसान के साथ ऐसा होना चाहिए? क्या उसकी बरहना वीडियो मंजर आम पर आनी चाहिए? जहां पर एक खातून के साथ अगर कोई थोड़ी सी बेहुरमती करता है हमारे मुआशरे पर तो पूरा मीडिया इकट्ठा हो जाता है। लेकिन बार बार डॉक्टर आमिर लियाकत साहब बोलते रहे कि क्यों वो वीडियो नहीं हटाई जा रही सोशल मीडिया से, क्यों नहीं हटाई जा रही। लेकिन शायद इस बात ने, इस एक इंसिडेंट ने उस आदमी को शायद चकनाचूर कर दिया, न जाने उसके दिल के कितने टुकड़े कर दिए। तो दूसरों पर ऐब उनके निकालने से पहले, उन पर सवालिया निशान रखने से पहले, उनकी जात पर सवाल करने से पहले हमें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि हम बहसीत मुआशरा किस डगर पर चल रहे हैं। आपका भी ये सवाल है, अपने आप से पूछिए और मैं भी इस बारे में हमें गौर करना चाहिए। अब यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक प्रोग्राम में और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो जनाब आज है 10 जून, बहुत ही अहम दिन है, तो मुल्की मईशत के हवाले से भी बात करेंगे, बजट भी पेश हो रहा है, उस हवाले से भी तफसीली तबसरा होगा। एक ब्रेक लेते हैं, हेडलाइन ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज का दिन बहुत ही अहम है और तमाम लोगों की नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं। बजट आने वाला है, न्यूज चैनल्स लगा दिए गए हैं और आज का जो बजट है वो कितना फ्रेंडली बजट होगा ये देखना अभी हमने है। दो के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि इतनी खास तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए और एक और नई चैलेंजिंग सूरत हाल का मुल्क को सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल पाकिस्तान में गुर्बत और बेरोजगारी इस वक्त आम आदमी का मसला है। हमारे पाकिस्तान में जनाब 3 तबके हैं। एक तो अमीर तबका है जिसको हर तरह की सहूलत मुयसर है, हर तरह
वहाँ का वो खाना इंजॉय कर सकता है, ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार सकता है। दूसरा तबका वो है जो कि मिडिल क्लास तबका जिसे हम कहते हैं, जो कि गुर्बत की लकीर से थोड़ा ऊपर है, जो कि जैसे तैसे करके मेहनत करके अपना रोजगार जरिया माश अपना चला रहे होते हैं। और तीसरा तबका गरीब है जनाब, जिनके लिए महज 2 वक्त की रोटी खाना भी बहुत मुश्किल होता है। आज प्रोग्राम में मैं इस वक्त आपको एक ऐसी खातून से मिलवाना चाह रही हूँ जो कि घरेलू खातून है, एक आम खातून है। तो आपको हम जरूर दिखाएंगे कि एक जो आम हाउस वाइफ है वो अपने घर का बजट किस तरह से डिजाइन करती है, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारी न्यूज रिपोर्टर रिजवाना इस वक्त एक ऐसी खातून के घर पर है, तो आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रिजवाना, ओवर टू यू। जी नबिहा, बिल्कुल मौजूदा हुकूमत आइंदा माली साल का अपना पहला बजट आज पेश करने जा रही है, लेकिन इससे पहले महंगाई का भी बहुत शोर बढ़ता है, लेकिन बजट जो है खवातीन से बढ़कर कोई मैनेज नहीं कर सकता। आज मैं एक ऐसी खातून के घर के बाहर मौजूद हूँ जिनकी माहाना आमदनी 20 से 25 हज़ार है। वो इस बजट से क्या उम्मीदें वाबस्ता करती हैं, आइए जानते हैं। मेरे साथ सोफिया मलिक मौजूद हैं जो गुज़िश्ता 20 सालों से निजी इदारे में नौकरी कर रही हैं और जिनकी माहाना आमदनी भी 20 से 25 हज़ार है। इनसे जान लेते हैं कि आज जो बजट पेश किया जा रहा है ये क्या सोचती हैं इस बारे में। निपटेगा, आपको क्या लगता है आज जो बजट पेश किया जाएगा इसमें आवाम के लिए कितना रिलीफ होगा? देखिए, बजट जो है वो तो हर साल आता है और बजट का इंतज़ार सभी को होता है, लेकिन जब बजट आता है वो हमें कभी भी मुतमिन नहीं करके गया। पहली हुकूमत थी, उसने भी बहुत ख्वाब दिखाए, बहुत हमें एहसास हुआ कि हमें कोई रिलीफ मिलेगा, हमें कोई बेहतर रास्ता मिलेगा ज़िंदगी गुजारने का, लेकिन पूरा टाइम जितनी टाइम हो रहे हैं हम स्ट्रगल में रहे हैं, परेशानी में रहे हैं। हम यही सोचते रहे कि कब वो वक्त आएगा कि हमारा भी माहौल चेंज होगा, हमारी भी ज़िंदगी चेंज होगी। देखा जाए तो हमारे मौजूदा जो हमारे खर्चात हैं, हमारे जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, वो कैसे होंगे सॉल्व। अगर आप इस वक्त आए हैं, बिजली का हमारा जो मौजूदा मसला बिजली का चल रहा है कि हर वक्त लाइट जाती है और लोगों के हर घर में तो यूपीएस नहीं है, हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो रात कैसे गुजारते हैं वो हमें पता है। हमारी हुकूमत के जो वज़रा और जो हमारे बड़े अफसर हैं वो सारे बड़े बड़े जनरेटर और बड़े बड़े वो लगा के प्लांट वो सो रहे होते हैं और वो मुतमिन होते हैं। अच्छा, जो पीटीआई ने गुज़िश्ता साल बजट पेश किया था उसके बाद आपको कितना रिलीफ मिला? हमें कोई भी रिलीफ नहीं मिला। हम तो वो कल भी अपनी मजदूरी करते थे, आज भी करते हैं, 2 रोटी कमाने के लिए हमने तो अपने कमाना है, हमें उनसे कुछ नहीं मिलना। वो अपनी आते हैं, अपनी लड़ाई झगड़े करते हैं। अब देख लें कि जब वो बैठते हैं पार्लियामेंट में बैठते हैं तो क्या हशर होता है। वो लगते हैं कि वजीर हैं, एक दूसरे पे जूते चला रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, मार रहे हैं, तो अवाम उनसे क्या लेगी? अवाम को तो उनके कोई अच्छा असर नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है कि महंगाई की बुलंद तरीन सतह कौन सी हुकूमत में रही है? बुलंद तरीन सतह तो पहले भी थी, लेकिन इसलिए महसूस नहीं होती थी कि वो बैठे थे और लोग बोलते नहीं थे। अब जो हुकूमत आई है एकदम से महंगाई हुई है, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। हालांकि इनसे बहुत उम्मीदें थी, हमें ये था कि चले वो हुकूमत गई है तो ये आई है, हमें रिलीफ मिलेगा, हमें सहूलतें मिलेंगी। आज के बजट के बाद आपको लगता है महंगाई की शरह कुछ कम होगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कम हो, बल्कि वो एकदम से और बढ़ेगी। इसलिए कि जब उनको पता चलता है ना, दुकानदारों को या पेट्रोल पंप वालों को कि जी महंगाई होनी है, वो पहले ही महंगाई कर देते हैं। यानी कि अभी वो लेटर इशू नहीं होता, नोटिस आता नहीं है, जिस शॉप पे आप चले जाएं एक चीज़ के वो दुगनी कीमत बताएंगे। कभी आपने सुना था कि बैंगन जो है वो 200 रुपये किलो भी हो सकता है, या करेले जो है वो आपको 250 रुपये किलो मिलेंगे, या आलू जो है वो आपको 100 रुपये किलो मिलेंगे। हर चीज़ की महंगाई, जिस सब्ज़ी को कोई पूछता नहीं था वो हमारे घरों में पकती नहीं है, इसलिए कि महंगी है। अच्छा, इतनी माकूल आमदनी में कैसे गुजारा कर लेती हैं? गुजारा करना पड़ता है, क्या करें। अब जैसे बच्चे हैं उनको भी देखना पड़ता है। बच्ची मेरी कॉलेज नहीं जा सकती, उसकी जो है 2 महीने रह गए, तो वो फिर कभी चली जाती कभी नहीं जाती, तो उसकी वजह ही महंगाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये कि और शोहर भी आपके वफात पा गए हैं, उसके बाद अकेले सब कुछ सरवाइव करना आपके लिए कितना मुश्किल रहा? और इस महंगाई में मेरे हस्बैंड को 3 माह हो गए डेथ का, और वो जो दौर मैंने गुजारा बीमारी का वो भी, और इस वक्त बच्चों के साथ सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं हिम्मत से चलती हूँ और अपने बजट को उसमें रखती हूँ कि जो चीज़ ज़रूरी है वो ले लो, जो चीज़ ज़रूरी नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। बच्ची को पढ़ाना है, उसके 2 माह रह गए, और जो बच्चा मेरा वो पढ़ रहा है एक जगह छोटी सी, उसने जॉब शुरू की है, भी 1 माह हुआ है। लेकिन मैं हुकूमत से ये ज़रूर कहूँगी कि गरीब आवाम का ज़रूर ख्याल करें। गरीब आवाम ही होती है जो आपको वोट दे के यहाँ तक लाती है। ये गरीब आवाम ही होती है जो आपके लिए चीखती है, बोलती है।
और आप लोग उसकी चीख और पुकार का ख्याल नहीं करते। आपको वोट मिलता है तो आप घरों में जाके एसी में सो जाते हैं, आपको वोट मिलता है तो आप घरों में जाके अपने मजलिसें और अपनी जो है मेहमानदारियां करते हैं, बड़ी बड़ी अपने पार्टियां करते हैं। आप मुझे बताएं कि आपकी आवाम से क्या दुश्मनी है, आवाम को आपने क्यों पीसा हुआ है? जो हुकूमत आती है आवाम के लिए मसला बन जाती है। सॉरी कि मैं आपके लिए बोल नहीं, इसलिए बोल रही हूँ कि जब एक दिल दुखता है, और मेरे तरह हज़ारों औरतों का दिल दुखता होगा, हज़ारों फैमिली ऐसी होंगी जो इस वक्त बड़ी मजबूरी में और बड़ी बेकसी में वक्त गुजार रही हैं, लेकिन बोलती इसलिए नहीं कि कोई सुनता नहीं है। आने वाली हुकूमत भी वैसी रही हमारे लिए, जाने वाली हुकूमत भी वैसी रही। हमें बताएं कि अवाम ने आपका क्या बिगाड़ा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, पेट्रोल एक हफ्ते में 2 मरतबा बड़ा इजाफा हुआ कीमतों में, डॉलर महंगा है। हाँ जी। तो आप लोकल सफर करते हो, किरायों में भी इजाफा हो गया है, तो ये सब आप कैसे मतलब देखती हो? उसके साथ घर भी संभालना और लोकल सफर करके अपनी नौकरी पर भी जाना। ऐसे है कि यहाँ से हमारे घर से जो लोकल सर्विस चलती है वो चिंग चलती हैं, या रिक्शे चलते हैं। रिक्शे ने तो बहुत ज़्यादा कर दिया है, यानी जहाँ मैं 200 रुपये में जाती थी अब वो 500 रुपया मांगते हैं, 600 रुपया मांगो। समझते हैं कि शायद ये कहीं कमाने जाती हैं तो दरख्तों से पैसे तोड़ लाती हैं। जो चिंची है वो 20 रुपये लेती थी, फिर अब उन्होंने 50 कर दिए। अब 50 रुपीज़ हर बंदा तो अफोर्ड नहीं करता। मैंने कई लोगों को पैदल सफ़र करते देखा है। नून लीग की हुकूमत का आज का ये पहला बजट होगा, लेकिन इससे पहले PTI ने 4 अपने बजट पेश किए। आपको कितनी बेहतरी लग रही है कि आज के बजट में होगी 4 की निस्बत? उस वक्त वो थे तो हमें काफ़ी सहूलियत थी, इसमें कोई शक नहीं। मैं अभी भी याद करती हूँ कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने काम किया है, ये पुल बने हैं, सारा कुछ है, ये उन्हीं के दौर का है। जब PTI आई तो एहतसाब करते करते चली गई, उन्होंने बनाया कुछ नहीं, और लड़ाई झगड़े बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा मसाइल बड़े। लेकिन अब जो दोबारा से ये आए हैं तो अब दोबारा रिलीफ नहीं है। अब फिर वही महंगाई का जो है ना वो बुलंद तरीन जो हमारे सामने एक पहाड़ खड़ा हुआ है, और हर दुकानदार हर चीज़ पे आप देखते जाएँ कि कोई भी मुतमईन नहीं, कोई भी खुश नहीं। घरेलू सार्फिन को बजट में कितनी सहूलियत देनी चाहिए? बिजली, पानी, गैस बिल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इनके भी रेट। मेरा हुकूमत से यही है कि अपनी पॉलिसी चेंज करें, और उस पॉलिसी में आप चाहे मशीनरी महंगी कर दें, लेकिन घरेलू सार्फिन के लिए खुराक और उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसको आसान कर दें, उनको सस्ता कर दें। यही वो गरीब आवाम है जो आपको लेके ऊपर आती है और आपको वोट देते हैं, आप उस वक्त इनके ही मोहताज होते हैं। लेकिन अगर आप आज इनका सोचेंगे तो कल फिर ये आपका सोचेंगे। अगर आप अपनी आवाम को खुश नहीं रखेंगे तो आवाम भी खुश नहीं होगी, और कोई आपको सोच भी नहीं सकेगा कि आप उनके लिए कुछ करें तो वो भी कुछ करें। प्लीज़ अपनी पॉलिसी को चेंज करें और अपने पेट्रोल और खुराक को सस्ता करें ताकि गरीब आवाम आराम से ज़िंदगी गुजार सके। जी नबीहा, बिल्कुल जैसा आपने देखा, इन खातून का यही कहना है कि आज का बजट जो भी पेश हो, लेकिन अवाम दोस्त बजट होना चाहिए ताकि जो महंगाई से सारे शहरियों के लिए उसमें कुछ रिलीफ लाजमी हो। और जब इंसान की जो अखराजात हैं वो उसकी आमदन से ज़ायद हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे तो मेरे ख्याल से कोई भी शख्स अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाएगा। रिजवाना हमें अपडेट कर रही थी घर से, और जो एक आम औरत है, जो एक हाउसवाइफ है, उसको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है ये हम तमाम लोगों ने देखा। अब जनाब हम बात करेंगे ब्रेक पर जाने के बाद कि पाकिस्तान चूंकि एक ज़रई मुल्क है और हमारे मुल्क की बड़ी आबादी ज़राअत से वाबस्ता है, इस मुल्क का किसान क्या चाहता है, क्या होना चाहिए उनके लिए। ब्रेक से जब वापस आऊंगी तो किसानों से ही आपकी मुलाकात करवाऊंगी, डायरेक्टली उनसे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम आपके साथ तस्करा कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो हमारी बड़ी आबादी है वो ज़राअत से वाबस्ता है, और किसान इस मुल्क में क्या चाहता है ये हम डायरेक्टली किसानों से ही पूछ लेते हैं। हमारे न्यूज़ रिपोर्टर मुनव्वर इस वक्त पाकिस्तान के किसानों के साथ मौजूद हैं। जी मुनव्वर। नबिया, बजट पेश होने जा रहा है और इस इत्तेहादी हुकूमत का ये पहला बजट है, और इस वक्त पाकिस्तान जो है इसको माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस वक्त बिजली और पेट्रोल की कीमतें जो हैं उनमें बेतहाशा इजाफा हो चुका है। और अगर ये बजट जो है वो किसान दोस्त पेश किया जाए तो इससे किसान खुशहाल होगा, और किसान अगर खुशहाल होगा तो हमारा पाकिस्तान खुशहाल होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान जो है वो एक ज़रई मुल्क है, और अगर ज़राअत के हवाले से किसान को रिलीफ फराहम किया जाएगा तो
जरूर पाकिस्तान तरक्की करेगा। मैं इस वक्त किसानों के साथ मौजूद हूँ, आपको किसानों से भी मिलवाऊंगा और इनकी मुश्किलात क्या है इनसे इस हवाले से भी बात करेंगे, और इस आने वाले बजट में इनकी तवक्कुआत क्या है, ये हुकूमत से क्या मुतालबात कर रहे हैं, इनको आपसे मिलवाता हूँ। किसान मेरे साथ मौजूद है, आए इनके पास भी चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुकूमत अपना नया बजट पेश करने जा रही है, इस हवाले से क्या तवक्कुआत है और मुश्किलात क्या है इस वक्त आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान का जो किसान है इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में है। हमारी जो है खाद, बीज, बिजली और जितने भी ज़री मदाखिल हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं और हमारी कुव्वत ख़रीद से बाहर हैं, और इससे हमारे ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ता है और हमारा ख़र्चा ज़्यादा होता है और हमारी आमदनी बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से ज़राअत का शोबा है वो जो है ना वो अपनी आखिरत की तरफ जा रहा है, यानी कि वो अपने एंड की तरफ जा रहा है पाकिस्तान में। और हमारा जो सात मुल्क है, जो हमारा इंडिया है, जो हमारा सात मुल्क है, वहाँ ज़राअत पे उन्होंने बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी हुई है। वहाँ बिजली का बिल साल का 1200 रुपये आता है और यहाँ हमारी कमर टूट गई है बिल अदा करके। तो मेरा ये मुतालबा है हुकूमत से कि सबसे पहले तो जो है ना रिसर्च के ऊपर फोकस किया जाए। हमें अपने बीजों के मद में बहुत ज़्यादा जो है ना ज़र मुबादला वो खर्च करना पड़ता है उनकी दरामद पे। तो ज़राअत का में जो हमारा जो है ना अपना रिसर्च का शोबा, उसके ऊपर हुकूमत फंड नहीं दे रही। तो मेरी ये जो नई हुकूमत आई है, मैं उनसे मुतालबा करता हूँ कि इनको रिसर्च के शोबा पर फोकस करना चाहिए। जी नबिया, इनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से तो ऐलान किया गया है और खाद की कीमतों में कमी का भी कहा गया है, लेकिन यहाँ पे जो एक खाद माफिया है वो इस खाद को ब्लैक में फरोख्त कर रहा है और किसान को फायदा नहीं पहुँच रहा है। दीगर किसान मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है और उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे इस वक्त कौन सी मुश्किलात हैं जिनकी वजह से हमारा किसान परेशान है? जैसे मेरे भाई ने पहले बतलाया है कि इस वक्त जो हमारी ज़राअत है वो रीढ़ की हड्डी है, हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत है, लेकिन इसी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया है और बिल्कुल तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। हमारा जो किसान है ये ज़मीन से जुड़ा हुआ है और ये ना अपनी ज़मीन को उठा के कहीं ले जा सकता है और ना इसके अलावा कोई और काम कर सकता है। जब तक अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान खुशहाल हो तो उसके लिए हमें अपनी ज़राअत को खुशहाल करना पड़ेगा, अपने किसान को खुशहाल करना पड़ेगा, और उसका सबसे जो बेहतर तरीका ये है कि जो हमारे ज़री मदाखिल हैं उनकी कीमतें कम की जाएँ। पाकिस्तान की जो हुकूमत है उससे हमारा मुतालबा है कि इस बजट को किसान बजट का नाम दिया जाए, क्योंकि मईशत जो है उसकी रीढ़ की हड्डी ये ज़राअत है। तो अगर किसान बजट के नाम से इस बजट को दिया जाए और किसानों को रिलीफ फराहम किया जाए तो ये बहुत जल्द जो है पाकिस्तान की माशी हालत जो है वो बेहतर हो सकती है। इसके लिए जो हमारे हमसाया ममालिक हैं उनसे ज़री अजनास जो हैं, क्योंकि हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, हमारे अखराजात, हमारे रुपए की कीमत कम होने की वजह से हमारे अखराजात हमारे हमसाया ममालिक से 2 गुना 3 गुना ज़्यादा हैं। तो अगर ज़री तजारत खोली जाएगी, बार्डर खोले जाएंगे तो हमारी जो ये किसान कम्युनिटी है ये तबाह बर्बाद हो जाएगी। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। या तो उनके रेट के मुताबिक जो सब्सिडीज़ हमारा हमसाया ममालिक अपने किसान को दे रहा है, अगर पाकिस्तानी हुकूमत वो दे सकती है तो फिर तो हमें उस पर एतराज़ नहीं है, वरना हम इस पर एहतजाज भी करेंगे और हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं कि ज़री अजनास के हवाला से दरामदाद जो हैं वो हमसाया मुल्क से की जाएँ। बिल्कुल नबिया, इन किसानों की बातें आपने सुनी जो इस वक्त परेशानी का शिकार है और हुकूमत इनकी सारी जो उम्मीदें हैं वो इस वक्त आने वाले बजट से वाबस्ता हैं और यही मुतालबा किया जा रहा है कि किसान दोस्त बजट पेश किया जाए। ये तो वो किसान हैं जो किसान तंजीमों की नुमाइंदगी करते हैं और बड़े किसान हैं। यहाँ पर मेरे साथ छोटे किसान भी मौजूद हैं, काश्तकार मौजूद है जो दिन भर सख्त गर्मी के बावजूद अपने खेतों में काम करते हैं। इस वक्त वो किन मसाइल का शिकार हैं और वो क्या देख रहे हैं आने वाले बजट के वाले से, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कितनी जमीन है सर आपकी? मेरी जी 5 एकड़ रकबा है। क्या कहेंगे आजकल किन परेशानियों का शिकार है? परेशानी सबसे पहले तो खाद की है जी। हम सुबह जाते हैं 8 बजे, शाम तक हमें खाद नहीं मिलती, फिर क्या हम काम करें, क्या ज़राअत को हम तरजीह दें? क्यों खाद नहीं मिलती? हुकूमत ने तो खाद सस्ती कर दी। खाद तो सस्ती, लेकिन अमल दरामद नहीं है। जब भी जाएं कोई सुबह से शाम तक
खड़े होके आ जाते हैं, कोई काम नहीं करते, पीछे भी मसले मसाइल हैं। इस वजह से हुकूमत को रिक्वेस्ट है, या अगर सस्ती की है तो इस पे अमल दरामद भी किया जाए। आने वाले बजट के हवाले से आप क्या तवक्कुआत रखते हैं हुकूमत से? आने वाले बजट, अगर ज़री बजट हो तो किसान खुशहाल होगा। जमीन जैसा कि डीजल, खाद, पेट्रोल, बिजली, हर चीज महंगी है, तो जिम्मेदार के लिए कोई भी सहूलत मुहैया नहीं है। आप बताएं कि इस वक्त किसान जो है वो परेशानियों का शिकार है और हुकूमत अपना बजट पेश कर रही है, तो इसमें क्या मैसेज देंगे हुकूमत को कि वो किसान दोस्त बजट पेश करे जिससे फायदा हो आपको? सर सब तो पहला तो यह है कि बजट किसान दा वास्ते ही होवे, होर बाकी तो सारा जड़ा ना जी हालात कोई नहीं गा, जिमीदार बिल्कुल खत्म हो चुके जी। ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ। ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 35-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵੱਧ गए ने। जी बिल्कुल, इन किसानों की बातें आपने सुनी। इस वक्त इनके जो सबसे बड़े मसाइल हैं वो यही है कि बिजली और पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं, और जिसकी वजह से, क्योंकि इस पेट्रोल और बिजली का ताल्लुक डायरेक्ट ज़राअत से है और जहां पर इनकी कीमतें बढ़ती हैं वहीं पर किसान की परेशानियां भी बढ़ती हैं। तो इनकी तरफ से यही मुतालबा भी किया जा रहा है कि जो गुज़श्ता 3 सालों में, 3.5 सालों में PTI हुकूमत ने नाकिस पॉलिसीज़ की वजह से किसानों को मुश्किलात बढ़ाई हैं, अगर ये हुकूमत इन मुश्किलात का हल नहीं निकालती तो किसान जो है वो आने वाले दिनों में मजीद परेशान हो सकता है। और अगर किसान जो है वो खुशहाल नहीं होगा, किसान को रिलीफ फराहम नहीं किया जाएगा, तो हमारा मुल्क जो है उसका तरक्की करना मुश्किल है। और इनकी तरफ से यही मुतालबा किया जा रहा है कि आने वाला जो बजट है उसमें हुकूमत जो है वो किसानों के लिए खास तौर पर पैकेजेस दे, किसानों को बिला सूद कर्जे फराहम करे, ताकि हमारे मुल्क का जो किसान है वो खुशहाल हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर, आप हमें अपडेट करें। तो किसानों से आपने हमें बात कराई, और एक बात तो वाज़ेह है कि किसान तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा, और किसान तब तरक्की करेगा जब बजट में उसके लिए कुछ रिलीफ रखा जाएगा। ब्रेक पर हम जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो एक इक्तिसादी सर्वे किया गया है जिसमें मुवाजना किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पेश किए जाने वाले बजट का और मौजूदा हुकूमत। तो बहरहाल उम्मीद की तो अच्छी की जा रही है, लेकिन हम आपको प्रोग्राम में ब्रेक के बाद बताएंगे कि मौजूदा हुकूमत ने इस बजट में जो आज पेश किया जा रहा है इसमें आम आदमी के लिए क्या रखा है और कितना रिलीफ दी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और मुल्की मुआशी बहरान जहां पर चल रहा है, मैशत के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान लिखे हुए, पाकिस्तान की तरक्की के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। हुकूमत जो तब्दील हुई और जो सियासी अदम इस्तेहकाम, इस हवाले से कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान पर, मुल्की माशत पर बहुत गहरा असर इसका हुआ है। बहरहाल आज जो है मौजूदा हुकूमत का पहला बजट पेश किया जाना जा रहा है और तमाम लोगों की नजरें इस बजट पर टिकी हुई हैं कि इसमें आम आदमी के लिए, आवाम के लिए कितना रिलीफ होगा। दो के एक्सपर्ट्स ये राय रखते हैं कि थोड़ी सी चैलेंजिंग सूरत हाल हो सकती है। बात करेंगे इसी हवाले से इरफान इकबाल शेख साहब, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर, इस वक्त हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। इरफान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। जानना आपसे चाहूंगी कि हुकूमत अपना पहला बजट आज पेश करने जा रही है, एक अच्छा और आवाम दोस्त बजट हो सकता है, क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं आपका नाम क्या मैं तस्दीक कर दूं कि आई एम प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ये तमाम चैम्बर उसके नीचे होते हैं। जी सर। जी अच्छा, मैं ये बात करना चाहता था कि बिल्कुल ये बजट इस बार जो होगा ना, लग रहा है, एक्सपेक्टेड है कि उसमें ज्यादा सख्त फैसले किए गए होंगे। जी सर, आपको सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन पा रहे हैं उसमें। अच्छा, इसमें जो हमने जो सवाल बना के भेजी हैं गवर्नमेंट को, और हमने इसके ऊपर एक पूरा कम्प्रिहेंसिव, एक पूरा बजट प्रपोजल एक दिया है, जो पहली बार हमने इस तरह से किया कि हमने इश्यूज पहले फ्रेम किए, फिर हमने उसकी रिकमेंडेशन की, और फिर उसके बाद हमने रैशनल तौर पे कहा कि जी आपको इसको इस तरीके से आप इसको चलाएं। तो मैं जो सबसे पहले जरूरी समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर सबसे ज्यादा जरूरत है तो वह है अपने एक्सपोर्ट को बेहतर करने की, क्योंकि अगर हम एक्सपोर्ट को बेहतर नहीं करते तो हम अपने अहदाफ क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इम्पोर्ट्स, हमारा जो हमारा डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट, वो तकरीबन 47-48 के करीब होगा। ठीक। और उसको हमने उस गैप को पूरा करने के लिए आपको अपनी एक्सपोर्ट बनानी पड़ेगी, और एक्सपोर्ट के लिए फिर आपको इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, और इंडस्ट्री लगेगी तो आपकी जॉब क्रिएशन होगी, और इंडस्ट्री लगेगी तो आपकी जो ना इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगी और आपकी एक्सपोर्ट बेहतर होगी।
और इसके अलावा जो मैं जो मेन चीज जो कहना चाहता हूँ कि यहाँ FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो उसकी सख्त जरूरत है, जो इस वक्त 1.29 पे रह गई है, और ये हमारी हमने इसको 5-6 बिलियन तक इसको टच किया हुआ है। अगर हम ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ले आते हैं, FDI ले आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप समझे कि कामयाबी हो जाएगी। इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, इसके ऊपर मार्केट करनी पड़ेगी, और इसके ऊपर आपके सब जो आपकी जो टीम है गवर्नमेंट की, उसको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। हम भी इंशाल्लाह इसमें कोशिश कर रहे हैं, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की, सबको लेके आया जाए साथ। तीसरी बात जो मैं आपको जो कहना चाहता हूँ, जो इसमें बजट में बड़ी जरूरी है, वो है कि हमने IT को आप सेक्टर को हमने फौरी तौर पे उसको टैप करना है, क्योंकि IT सेक्टर हम कर रहे हैं 2.85 बिलियन, क्योंकि बहुत थोड़ा है। हमारा साथ हमसाया मुल्क है इंडिया, वो कर रहा है 200 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है, 200 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है। इसको आप जो है ना ले जा सकते हैं फौरी तौर पे 10 से 15 बिलियन में, क्योंकि आपके पास यूथ है, आपके पास सारे अपना जो लड़के पिछले 2-3 साल से एक ऐसा ट्रेंड बना है कि अब लोग इसमें आ रहे हैं, और इसमें बिजनेस भी बड़ा अच्छा अब स्टेबल हो गया है, और इंशाल्लाह हम इसमें आगे बहुत आगे जाते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट को सिर्फ पॉलिसीज ठीक करनी पड़ेंगी, और जितने भी हमारे इसमें IT में जो हमारे हैं लोग, उनको आपको FBR से बचाना होगा, ताकि वो लोग आसानी के साथ काम कर सके और वहाँ पे जरूर मतलब आपके पास आ सके। इसके अलावा आपको जो मेन काम है, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाने आपने, क्योंकि उसके बगैर आपको गुजारी, आपके पास तकरीबन 9.72 बिलियन है इस वक्त, जो कि तकरीबन 1.5 महीने का है हमारा। लेकिन इसको बढ़ाने के लिए हमने गवर्नमेंट को 2-3 तजावीज दिए। सबसे पहले तो रेमिटेंस हमारी आ रही है तो तकरीबन 30 और 31 पिछले 2 साल से, तो इसको हम फौरी तौर पर ये कहते हैं कि तमाम कमर्शियल बैंक्स जो है ना, इनको आप मूव में लें, और तमाम कमर्शियल बैंक्स अपनी कुछ ब्रांचेज जो है ना बड़े शहरों में सब जगह खोले, एरियाज में खोले, और कुछ ब्रांचेज जो अपना विलेजेस में आपके जो छोटे टाउन है उनमें खोले, और वो 24 घंटे 7 दिन हो, 24/7 खुले और फ्री ऑफ चार्ज हो। देखिए, लोग हुंडी पे पैसे इसलिए भिजवाते हैं कि किसी का वालिद फौत हो गया, किसी की वालदा फौत हो गई, किसी का कोई मसला हो गया, उसको पैसे 2 घंटे में चाहिए, तो वो हुंडी वाले पैसे आते हैं 2 घंटे में मिल जाते हैं। तो ये बैंक भी ये सर्विस दे सकता है, सिर्फ ये कि इसके ऊपर फोकस करना, और बैंक को आपने करना है, स्टेट बैंक ने करना है इनको कि लगाए, और ताकि लोगों को वो सर्विस मिले, और वहाँ पे पैसे अवाम जो हमारी ओवरसीज पाकिस्तानी है उसके थ्रू पैसे भेजें, तो हम 40 बिलियन तक इकट्ठा कर सकते हैं। जो हमारा डेफिसिट है वो 15 से 16 बिलियन का है। 15-16 बिलियन जो ना हम इसको इस तरह से 10 बिलियन भी अगर हम इसमें बढ़ा जाए, और मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि फिलीपीन जो है उसमें 2.5 मिलियन ओवरसीज है, और उनका 33 बिलियन जो ना आता है। बांग्लादेश का देखें तो 90 बिलियन को टच करने के चक्कर में हमारे 9 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर है। हम अभी तक जो ना 30 और 31 के दरमियान अभी तक घूम रहे हैं, तो हम इसको बड़ी आसानी के साथ 40 और 50 में लेके जा सकते हैं, अगर हम ये सर्विसेज अवेलेबल कर लें और लोगों को मिल जाए। ये इसका पहला काम। फिर इसके बाद आपने देखें, अब ये आपके पास पैसे नहीं है, अय्याशी का वक्त खत्म हो गया इस मुल्क में। आपने यहाँ पे फिलिपिनोज रखी हुई हैं, जिनको आप $500-600 देते हैं, उनको वर्क परमिट देते हैं, बंद करे वर्क परमिट देना। पाकिस्तानी के बाद ही उनको इतनी ख्वातीन हैं, सबको ट्रेनिंग दे, और यही अपना यहाँ पे काम करें तो जॉब मिलेगी इनको, और नंबर 2 हमारे पैसे बचेंगे। तीसरी बात है कि जो नफली हज और नफली जो हमने उम्रें शुरू कर दी हुए हैं, साल में 2-2, 3-3 बार करते हैं, उसकी भी कोई रिस्ट्रिक्शन करें, ताकि हर वक्त बंदा जो उसमें घूमता फिरता है, भाई पाकिस्तान की जरूरत है इस वक्त, इसके लिए सख्त फैसला करना पड़ेगा। इसी तरह से जो फैमिली टूर्स होते हैं, बड़े बड़े अब जाते हैं, उसको भी थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ताकि चीजें जो है ना आपकी कंट्रोल में आ सके। फिर इसके अलावा जो मेन चीज है कि आपका जो जितना भी हमारा इंडेंटर है, इंडेंटर इंपोर्ट जब करता है तो उसके ऊपर 5% ड्यूटी है लगाई हुई है गवर्नमेंट ने, और 5% टैक्स लगाया हुआ है। उसके बाद 3% सिंध लेता है, 8% के करीब बनता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि बाहरी पैसे पार्क कर लेते हैं, क्योंकि बाहरी कॉम्युनिटी लेता है, वो बाहरी पार्क कर लेते हैं, पाकिस्तान में पैसे नहीं आते। तो मैं समझता हूँ इसको भी अपना 1% करना चाहिए, और उसको भी अपना 3% खत्म करना चाहिए, ताकि लोग यहाँ पे पैसे मंगवाए, पाकिस्तान के बाद मुबादला इकट्ठा हो। ठीक है, इरफान साहब इस वक्त हमें ज्वाइन किया माहिर मुआशियात जफर मोतीवाला साहब। जफर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मैं आपसे पूछूंगी, आज पेश होने वाले बजट को आप किस तरह से देख रहे हैं, जिसमें खसारा $45 अरब के करीब है? जी जफर साहब, आप साथ मौजूद हैं?
जफर साहब से हम दोबारा बात करेंगे और उनका मैं कमेंट और राय जरूर लेना चाहूंगी कि आज के बजट को वो किस तरीके से देखते हैं। अच्छा इरफान साहब, आपसे पूछूंगी कि अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दौरे हुकूमत की, कंपैरिजन करना एक थोड़ा सा एक मुश्किल मरहला है क्योंकि नून लीग की हुकूमत को भी सिर्फ कम वक्त गुजरा है, जबकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत 3-3.5 साल का टाइम था। तो उस दौर में हमने देखा कि तरक्की की जो शरह नमू है उसमें भी इजाफा हुआ, दो के महंगाई भी साथ साथ बढ़ रही थी। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, महंगाई तो पूरी दुनिया में बढ़ रही है। सच्ची बात है कि ये आपके जो पेट्रोल है $120 के तो सारी दुनिया में इफेक्ट है, और कोविड की वजह से आपकी जो फूड सिक्योरिटी उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था और पूरी दुनिया में। आप ये देखें कि आपका 525 से आपका जो ऑयल था, पाम ऑयल था, वो 525 से 18.5 को टच कर गया। अब मुझे बताएं कि सारी दुनिया में ये महंगाई आई है, ये महंगाई पाकिस्तान में नहीं आई थी। ठीक, सिर्फ उसमें पाकिस्तान में नहीं हुआ था, सब दुनिया में हुआ था। तो ये लेकिन 0.97 मैं समझता हूँ बहुत अच्छा अपना वो है। और इरफान साहब साथ रहिएगा, शामिल गुफ्तगू रहिएगा। डॉक्टर सलमान शाह साहब माहिर मुआशरात ने हमें ज्वाइन किया है। सर आपसे मैं वही पूछना चाहूंगी कि आज के पेश होने वाले बजट को आप किस तरह से देखते हैं, जिसमें खसारा खासकर $45 अरब के करीब है? जी डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर सलमान साहब जी। डॉक्टर सलमान, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ आज पेश होने वाले बजट को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो सारा पाकिस्तान जानता है कि ये बजट जो है अब IMF की जो कंडीशनैलिटीज हैं उसके मुताबिक बनेगा। और उसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि मालियाती खसारे को कम करना पड़ेगा और एक सरप्लस देना पड़ेगा, प्राइमरी सरप्लस उसे कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपके तमाम अखराजात जो हैं वो आप अपने रेवेन्यू से पूरे करेंगे और उसके ऊपर रेवेन्यू बचेगा जिससे आप फिर कर्जों की अदायगी भी करेंगे। तो इसमें खासी बड़ी एडजस्टमेंट है, जिसका मतलब ये है कि बजट में आपको एक्सपेंडिचर कट्स भी नज़र आने चाहिए और रेवेन्यू को बढ़ाने की जो इकदाम है वो देखने पड़ेंगे। इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि जो टैक्सेस, पेट्रोलियम टैक्सेस हैं, बिजली के टैक्सेस हैं, ये भी सारे कलेक्ट करने पड़ेंगे। और ये जब सारा कुछ होगा तो इकोनॉमी पे इसका एक बहुत बड़ा बोझ बनेगा ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उससे फिर एक तो इन्फ्लेशन भी होगी, दूसरा ये है कि कई कंपनीज जो हैं वो बैंकरप्ट भी हो सकती हैं। साथ ही साथ इसके आपको टारगेटेड सब्सिडीज देखनी पड़ेंगी कि जो गरीब तबका है जिसको प्रोटेक्ट करना है उनके लिए क्या क्या मराहत हैं और वो कैसे पूरी करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो सब्सिडीज गुर्बत की लकीर से नीचे हम सपोर्ट दे रहे हैं उसमें इजाफा तो हुआ है, लेकिन फर्दर इजाफा होगा, फिर तनख्वाहों में क्या इजाफा होगा, ये सारी चीज़ें देखनी है कि डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसको कैसे आप हैंडल करेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका कोई रिटर्न नहीं होता, खर्चा होता है, सियासी तौर पे करते हैं, प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है, प्रोजेक्ट कभी मुकम्मल ही नहीं होता। तो अभी भी 21-100 अरब का तरक्याती बजट्स हैं जिसमें फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों के बजट्स हैं, तो वो देखेंगे कि उसमें कैसे बैलेंस किया जाता है और उसे कम किया जाता है या नहीं। ओवरऑल आई थिंक ये रेगुलर बजट नहीं हो सकता, क्योंकि बिजनेस एज यूजुअल अगर हम करेंगे तो फिर IMF प्रोग्राम को फंक्शनलाइज करना बड़ा मुश्किल होगा। ठीक। सो आई थिंक ओवरऑल इसमें देखने की बात ये है कि जो हमारे इम्बैलेंसेस हैं वो करेक्ट होते हैं या नहीं होते। दूसरा ये है कि बिजनेस को इतना ज़्यादा लोड तो नहीं डल जाता कि वो बिजनेस ही बैठ जाएगी और सारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो इस दफ़ा 6% के लगभग हुई है, तो अगले साल फिर ये
5% तो नहीं होगी, उससे खासी कम होगी। सो आई थिंक ये बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, ये जो बजट स्पीच में ही पता लगेंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना ये चाह रही हूँ कि जो खसारा 45 अरब डॉलर के करीब इस वक्त पहुंचा हुआ है, आपने भी इसका तस्करा की है, ये इतना मालियाती खसारा पूरा कैसे होगा? हुकूमत कोई लाहा अमल बना रही है, कोई मौशी पॉलिसी में कोई बेहतरी ला रही है? इत्तेहादी हुकूमत जो कि इतनी जहद के बाद बनी, तो कोई फिर लाहा अमल भी तो होना चाहिए ना कि रिलीफ तो मिले कहीं से, तो आवाम को मिले। देखिए, एक बात तो ये है ना कि जो बयानिया था ये इत्तेहादियों का कि ये पिछली हुकूमत नाअहल है, इसको पता नहीं है, तो वो तो अब सारा ख़त्म हो चुका है, वो बयानिया टूट चुका है। इकोनॉमिक सर्वे में हमने देख लिया है कि बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ थी, तकरीबन 6% के करीब थी, हर सेक्टर में ग्रोथ थी। और सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट सेक्टर ने बैंकों से खासे कर्जे लिए और अपनी बिजनेसेस को एक्सपैंड किया, एक्सपोर्ट्स को भी एक्सपैंड किया। सो ये तो बिल्कुल अब यहाँ है कि पिछली हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसी जो थी वो सही सिमत में थी और सही डायरेक्शन में थी, और पैंडेमिक के बावजूद बड़ी अच्छी कारकर्दगी थी। और अगर ये रूस के साथ कुछ तल्लुकात में बेहतरी ला के वहाँ से तेल भी अगर आ जाता तो वो भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट स्टेप था जो होना चाहिए था। सो अब ये आगे चल के अब ये कंपैरिजन तो होगा कि ये ग्रोथ जब 6% से गिर के 2-3% पे आएगी और लोगों पे इतना बोझ पड़ेगा टैक्सेस का, और ये जो डेफिसिट डॉक्टर साहब, जीडीपी बेशक 6.10 था, लेकिन महंगाई भी उसके साथ साथ बढ़ती चली जा रही थी। इरफान साहब, मैं आपके जानिब आऊंगी और आपसे सवाल रखना चाहूंगी कि जो मुल्की दरामदाद और बरामदाद है उसमें जो इतना ह्यूज डिफरेंस आप देखते हैं, आप समझते हैं कि इसी वजह से मुल्क की तरक्की रुकी हुई है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, पिछली बार ये हुआ था क्योंकि हमारी टेक्सटाइल ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी तकरीबन कोई 6 बिलियन के करीब जो ना उसमें इंक्रीज हुआ एक्सपोर्ट में, तो फिर मशीनी यहाँ पे काफी ज्यादा आई है। जब मशीनी आती है तकरीबन 10 बिलियन डॉलर के करीब जो ना मशीनी आई, जिसकी वजह से आपका जो ना ये इम्पोर्ट का बिल ज्यादा बढ़ गया और हो गया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी इम्पोर्ट हमेशा से ज्यादा रही है और हमारी एक्सपोर्ट जो उसको हमने कवर नहीं किया और उसको हमने उसके ऊपर फोकस नहीं किया, जिसकी वजह से हमें हमेशा ये मालियाती प्रॉब्लम आती है। तो ये हमें इसलिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करना पड़ेगा, अपनी इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करना पड़ेगा, और हर किस्म की, मैं कहता हूँ, लोगों को इंडस्ट्री लगानी देनी पड़ेगी, ताकि ये पैकेज पिछली गवर्नमेंट ने भी हमें दिया था। और मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट को भी अब ये चाहिए कि इसी पैकेज को आगे लेके चले और इस तरह से पैकेज बनाए कि इंडस्ट्री लगे। इंडस्ट्री लगेगी तो आपकी एक्सपोर्ट बेहतर होगी, इंडस्ट्री लगेगी तो ये सारे गैप जो ना आपके खत्म होंगे, और एक्सपोर्ट जो है ना उसके लिए हमें एक स्पेशल इंसेंटिवाइज हमें करना पड़ेगा एक्सपोर्ट के लिए, उसमें प्रोग्राम लेके आना पड़ेगा। और उसके अलावा जो मैं एक और बात जो खास तौर पर मैं कहना चाहता हूँ तो ये है कि FDI, जिसकी मैंने पहले बताया था आपको कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना वो हमें चाहिए, जिसको हम लैक करें वो आएगी तो यहाँ पे मुल्क में हालात बेहतर होंगे। और नंबर 2, जितना भी आपका इन्वेस्टर है